Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly, in chapter 3rd, we studied about the criticism of economic policy reform. So economic policy reform criticism are growing unemployment, there was neglect of agriculture sector, there was low level of growth of industrial sector, there was ineffective disinvestment policy, ineffective taxation policy, spread of consumerism and unbalanced growth. So this all we studied lastly. Now today we will discuss about demonetization. So students, यहाँ तक का जो कोर्स था ये आपका था लास्ट ईयर तक. यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट है, पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कोर्स में दो नए टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं चैप्टर 3rd में, दैट इज़ डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी. सो आज हम डिस्कस करेंगे डिमोनेटाइजेशन के बारे में. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण. तो सबसे पहले समझेंगे आखिर ये डिमोनेटाइजेशन है क्या. तो देखिए बच्चों, हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है, पर जब गवर्नमेंट ही उस करेंसी को इनवैलिड घोषित कर दे तो उसी को ही कहते हैं डिमोनेटाइजेशन. यानी किसी भी करेंसी को इनवैलिड घोषित कर देना गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज़ डिमोनेटाइजेशन. सो 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया. गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट थे उन्हें डिमोनेटाइज कर दिया. 80% ऑफ द कैश जो था सर्कुलेशन में इसीलिए इनवैलिड घोषित हो गया, क्योंकि 80% ऑफ द कैश जो मार्केट में था वो केवल 500 और 1000 रुपये की फॉर्म में था, और इनके डिमोनेटाइज होने के कारण वो सारी करेंसी इनवैलिड हो गई. लेकिन जब मार्केट में 86% ऑफ द कैश इनवैलिड हो गया तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं हमारी इकनॉमी में फ़र्क पड़ना ही था, और काफ़ी हद तक इससे इकनॉमी में फ़र्क पड़ा भी. लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना इससे करना पड़ा अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए. हालांकि फिर गवर्नमेंट ने 30 दिसंबर 2016 तक टाइम पीरियड घोषित कर दिया गया जिसमें लोग अपनी करेंसी को बैंकों से एक्सचेंज करा सकते थे और उसके जगह नई करेंसी, नए नोट्स ले सकते थे. सो इस तरह से गवर्नमेंट द्वारा एक हिस्टोरिक डिसीज़न लिया गया डिमोनेटाइजेशन का. अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज़ पास्ट एक्सपीरियंस विद डिमोनेटाइजेशन. यानी भारत का क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी के साथ. तो डिमोनेटाइजेशन टर्म जो है इंडिया के लिए कोई न्यू टर्म नहीं है. डिमोनेटाइजेशन पहले भी इंडिया में 2 बार हो चुका है, एक बार 1946 में, एक बार 1978 में. तो जो सबसे बड़ी करेंसी थी नोट जो प्रिंट हुआ था आरबीआई के द्वारा वो था 10,000 रुपये का नोट, जो कि 1938 और दोबारा फिर 1954 में प्रिंट हुआ था. बट इट वॉज डिमोनेटाइज इन जनवरी 1946. तो जब 1938 में ये प्रिंट हुआ तो 1946 में इसे डिमोनेटाइज कर दिया गया, और इसके साथ 1946 में 1000 का नोट और 500 का नोट और 10,000 का नोट डिमोनेटाइज किए गए, और 1978 में 1000 का और 5000 का और 10,000 के नोटों को डिमोनेटाइज किया गया. बट इट डज नॉट गिव मच इम्पैक्ट इन इकनॉमी. पर इसको डिमोनेटाइज करने से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा हमारी इकनॉमी में, क्योंकि उस समय इस करेंसी को यूज़ करने वाले लोग केवल 5% ही थे इंडिया में, तो इसलिए इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा. पर जो डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को किया गया, इसको करने का कुछ स्पेसिफिक एम था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के, जो कि काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने अचीव भी किए. तो आखिर ये डिमोनेटाइजेशन किया क्यों गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टेप आखिर लिया क्यों गया. तो गवर्नमेंट ने पाया कि जितना भी करेंसी इशू हुई है अब तक उसका ओनली
24% कैश ही मार्केट में अवेलेबल है, 76% ऑफ द कैश मार्केट से गायब है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया, ताकि अगर ये नोटबंदी हो जाएगी तो सारे जो भी करेंसी यहाँ से गायब है वो ख़त्म वहीं पे हो जाएगी और नए नोटों के थ्रू फिर नई करेंसी स्टार्ट की जाएगी। तो आखिर क्या एम लेके ये डिमोनेटाइजेशन किया गया, अब उनको एक बार हम डिस्कस करते हैं। सो डिमोनेटाइजेशन को ख़त्म करने का पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी मार्केट में करप्शन बढ़ रहा है, जो भी कंट्री में करप्शन बढ़ रहा है, उसको एक तरीके से ख़त्म करना या उसको एक तरीके से रोकना। जैसे कि लोग क्या क्या करप्शन एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे घूस देना या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करना, और भी कई एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे यानी जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है उसे कहते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये सारी एक्टिविटी को ख़त्म करना, ये करप्शन को ख़त्म करना ही पहला ऑब्जेक्टिव था आपके डिमोनेटाइजेशन का। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा काउंटरफीट करेंसी थी। काउंटरफीट करेंसी यानी कि फेक करेंसीज थी। तो गवर्नमेंट का डिमोनेटाइजेशन करने का कारण ये भी था कि जितने भी मार्केट में काउंटरफीट करेंसीज हैं, फेक करेंसी है, डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा तो वो सारी फेक करेंसी वहाँ पे यूज़लेस बन जाएंगी। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने यही लेके चली कि डिमोनेटाइजेशन करके काउंटरफीट करेंसी को, नकली नोटों को ख़त्म करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का ये था कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही है, जैसे जो फाइनेंस किया जा रहा है टेररिस्ट को, तो इस तरह की एक्टिविटी को भी रोकना, क्योंकि बहुत सा पैसा बहुत से गलत कामों के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि फाइनेंस करना टेररिस्ट को या और भी कई गलत कामों के लिए। तो उस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने का एम था इस डिमोनेटाइजेशन का। नेक्स्ट एंड द लास्ट एम जो गवर्नमेंट का था डिमोनेटाइजेशन का, वो था आपका टू स्टॉप द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी एंड ब्रिंग इट बैक टू द इकोनॉमी। जो भी ब्लैक मनी मार्केट में एक्यूमुलेट हो रखा है, जो लोगों के पास जमा करके रखा गया है, उसको वापस से इकोनॉमी में लेके आना, ताकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके और हमारा कंट्री डेवलप हो सके। तो ये कुछ 4 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे डिमोनेटाइजेशन के। पहला, करप्शन ख़त्म करना। दूसरा, काउंटरफीट करेंसी को ख़त्म करना। तीसरा, इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे टेररिस्ट को फाइनेंस करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी रोकना। एंड द लास्ट वन की ब्लैक मनी के अकोमुलेशन को रोकना और करेंसी को वापस लाना इकोनॉमी में। सो डिमोनेटाइजेशन के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हुए, पर पहले हम डिस्कस करेंगे डिमोनेटाइजेशन के एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला एडवांटेज डिमोनेटाइजेशन का है एबॉलिश द ब्लैक मनी। तो जो डिमोनेटाइजेशन का स्टेप था गवर्नमेंट का, उससे ब्लैक मनी समाप्त हुआ काफ़ी हद तक इकोनॉमी में, क्योंकि जो भी आपके ब्लैक मनी होल्डर्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया बैंकों में जमा करना और भी कई एक्टिविटीज़ से अपने उस पैसे को निकालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट फ़ायदा जो हमें हुआ, दिस लीड टू रिडक्शन इन द काउंटरफीट करेंसी। जो भी मार्केट में काउंटरफीट करेंसी थी, यानी कि जो फेक करेंसीज थी, वो भी मार्केट से एक तरह से ख़त्म हो गई। अब तीसरा फ़ायदा ये हुआ डिमोनेटाइजेशन का कि जब सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट बढ़ने लगे, तो इससे बैंक की जो लिक्विडिटी पोजीशन थी वो इन्हांस हो गई, वो बढ़ गई, जिसके कारण वो इस फंड को यूटिलाइज कर सकते थे और भी कहीं लैंडिंग पर्पस के लिए। तो एक तरह से डिमोनेटाइजेशन से लिक्विडिटी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट आया बैंकों की। नेक्स्ट फ़ायदा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का इस दौरान डिमोनेटाइजेशन से हुआ। एडवांस टैक्स कलेक्शन भी होने लगे, विच ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग द टैक्स इवेशन। एडवांस टैक्स इवेशन की मदद से हम टैक्स इवेशन को भी चेक कर पाए। टैक्स इवेशन यानी कि टैक्स की जो चोरी कर रहे थे लोग, टैक्स नहीं दे रहे थे, उसको भी चेक कर पाए, क्योंकि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे अपनी इनकम पे, अब वो भी सब टैक्स देने लगे। तो इससे उन लोगों का भी पता लगा जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे,
और बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स का कलेक्शन हुआ। अब गवर्नमेंट के पास जब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट ने उसे फिर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही उसको यूज़ करा। तो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी की हालत उससे थोड़ी इम्प्रूव हुई, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इससे क्रिएट हुआ। कोई भी करप्शन एक्टिविटीज़ कैसे होती है? जब किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे गलत काम करवाया जाता है, उसे कुछ पैसे दे करके, या किसी भी तरीके की इल्लीगल एक्टिविटीज़ को किया कराया जाता है पैसे दे करके, तभी कोई करप्शन एक्टिविटी होती है। तो जब पैसा होगा तभी वो करप्शन एक्टिविटी होगी, यानी कि तो जब यहाँ पे पैसा ही इनवैलिड हो गया, पैसा ही लीगल टेंडर नहीं रहा, तो कैसे वो एक्टिविटी होंगी? कहने का मतलब ये है कि डिमोनेटाइजेशन के कारण जो समाज में व्याप्त करप्शन था उसमें भी कंट्रोल आया। दूसरा एडवांटेज हमें ये रहा डिमोनेटाइजेशन का। नेक्स्ट एंड द लास्ट, डिमोनेटाइजेशन का बेनिफिट ये रहा कि हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी बनी। लोगों ने कैश पेमेंट छोड़कर डिजिटल पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। डिजिटल ट्रांजैक्शन लोग प्रेफर करने लगे, क्योंकि बैंकों से पैसे निकालने के लिए, एटीएम से पैसे निकालने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, जिस वजह से लोगों ने डिजिटल पेमेंट को ऑप्ट किया। तो ये कुछ हमें एडवांटेजेस मिले आपके डिमोनेटाइजेशन के, जो कि थे आपके, पहला अबॉलिश हुआ ब्लैक मनी, दूसरा काउंटरफीट करेंसी ख़त्म हुई, तीसरा लिक्विडिटी पोजीशन इम्प्रूव हुई आपके बैंकों की, चौथा आपका बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ, पांचवा कंट्रोल आया आपके करप्शन में, और लास्ट वन कैशलेस इकनॉमी हमारी बनी। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के केवल फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं हुए, इससे बहुत से हमारे नुकसान भी हुए। तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हमें झेलने पड़े, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें, दिस स्टेप हैज़ कॉज ह्यूज इनकन्वीनियंस टू पब्लिक एज दे वर रनिंग टू बैंक फॉर एक्सचेंज, डिपॉजिट और विड्रॉ नोट्स। सो पब्लिक को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुई डिमोनेटाइजेशन के कारण। उन्हें बार बार बैंकों में जाना पड़ रहा था पैसा डिपॉजिट करने, पैसा विड्रॉ करने और करेंसी नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए। डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो भी करेंसी की उन्हें ज़रूरत पड़ रही थी उसको विड्रॉ करने के लिए उन्हें बैंकों में, एटीएम्स में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ख़ास करके उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई जिनकी उस टाइम पे मैरिजेस वगैरह हो रही थी, क्योंकि मैरिजेस वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसे की, बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत से लोगों ने एडवांस में ही कैश निकाल के रखा हुआ था। अब डिमोनेटाइजेशन के कारण वो सारा कैश इनवैलिड हो चुका था, लीगल टेंडर नहीं रहा, तो उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, दिस लीड टू एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा नहीं है, लंबी लंबी लाइनें उन्हें कैश के लिए लगानी पड़ रही है, कैश लेने के लिए लगानी पड़ रही है, तो जिससे कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी इफ़ेक्ट पड़ा। नेक्स्ट जो है आपका वो है, इट कॉज हायर ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स विच हैड टू बॉर्न बाय द गवर्नमेंट। तो नई करेंसी को प्रिंट करने में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा लगा, जो कि सारा खर्चा गवर्नमेंट को ही बेयर करना पड़ा। नेक्स्ट इन द लास्ट वन, दिस स्टेप ऑल्दो टारगेटेड ब्लैक मनी बट इट कुड नॉट टारगेट द एंटायर ब्लैक मनी। हालांकि जो ये स्टेप था डिमोनेटाइजेशन का, ये ब्लैक मनी को टारगेट करके लिया गया, पर इससे जो ब्लैक मनी था वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए, पूरी तरीके से हम उसको टारगेट नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर दिया था पहले ही गोल्ड में, रियल एस्टेट में, जिसके कारण गवर्नमेंट उस ब्लैक मनी को टारगेट नहीं कर पाई। सो ये कुछ आपके डिसएडवांटेजेस रहे डिमोनेटाइजेशन के। नाउ लेट्स रिवाइज। तो आज हमने देखा सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन को, तो यानी कि किसी भी करेंसी को इनवैलिड घोषित करना और उसके जगह में नई करेंसी को प्रिंट करना। 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जब 500 और 1000 की करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया गया, जिसके कारण 86% ऑफ द कैश जो सर्कुलेशन में था वो इनवैलिड हो गया। उसके बाद 30 दिसंबर 2016 तक का जो था टाइम दिया गया करेंसी एक्सचेंज करने के लिए और बैंक में डिपॉजिट करने के लिए।
हालांकि जो ये डिमोनेटाइजेशन है ये पहली बार नहीं हो रहा था इंडिया में ये 2 बार पहले भी हो चुका है, 1946 और 1978 में। उसके बाद हमने देखे एम्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो एम ये थे डिमोनेटाइजेशन के कि करप्शन को ख़त्म करें, काउंटरफीट करेंसी को ख़त्म करें और इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकें और जो ब्लैक मनी ऑक्यूमुलेशन हो रहा है उसे स्टॉप करें और इकोनॉमी में मनी को वापस लेके आएँ। एंड इसके बाद हमने देखे कुछ एडवांटेजेस डिमोनेटाइजेशन के, जिसमें पहला था अबॉलिश द ब्लैक मनी को इसने ख़त्म किया, काउंटरफीट करेंसी ख़त्म हुई, रिडक्शन आया उसमें, लिक्विडिटी इन्हांस हुई बैंकों की, हाई टैक्स कलेक्शन हुआ, करप्शन में कंट्रोल आया और कैशलेस इकनॉमी हमारी बनी। उसके बाद हमने कुछ डिसएडवांटेजेस को देखा। तो डिसएडवांटेज में पहला ये था बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस पब्लिक को इससे हुआ। दूसरा, एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसीज हुई। और लास्ट वन, ब्लैक मनी इससे पूरी तरीके से टारगेट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत से लोगों ने उसको पहले ही कन्वर्ट कर दिया था गोल्ड एंड रियल एस्टेट में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and please do like, share and subscribe to my channel if you do like my videos.